एक गांव में अंजलि नाम की लड़की रहती थी। अंजलि अपने माँ पिताजी के साथ रहती थी। उसके पिताजी गांव के बहुत बड़े व्यापारी थे, जिस वजह से उनके पास बहुत धन था। मगर अंजलि के अंदर इस बात का बिल्कुल घमंड नहीं था। वह सभी से अच्छे से बात करती थी और किसी को पैसों की जरूरत होती थी तो पिताजी से मांग कर दे दिया करती थी। एक दिन अंजलि की दोस्त रूपा अंजलि के पास आई। वो बहुत उदास लग रही थी। क्या हुआ रूपा, तू इतनी उदास क्यों है? बोल, क्या समस्या है? क्या बताऊं तुझे, रहने दे। अरे बता तो सही, कहीं मैं तेरी मदद कर सकूं। अंजलि, मेरे पिताजी की नौकरी चली गई है, खेत भी बंजर हो गई है, कोई साधन ही नहीं बचा पैसे कमाने का, इसलिए हर रोज मेरे घर पर लड़ाई होती है और अब मैं आगे अपनी पढ़ाई भी नहीं कर पाऊंगी। यह सुन अंजलि को बहुत दुख हुआ। रूपा, तू परेशान मत हो, मैं जरूर तेरी मदद करूंगी। आज ही पिताजी से बात करती हूँ। अंजलि शाम के वक्त अपने पिताजी के पास जाती है। पिताजी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। आप तो जानते ही है कि मेरी एक दोस्त है रूपा। हाँ बेटा, जानता हूँ। उसके पिताजी की नौकरी चली गई है और उसकी खेत भी बंजर हो गई है, जिस वजह से उन्हें पैसों की बहुत दिक्कत हो रही है। अगर हो सके तो आप उनकी मदद कर दे। हाँ, वह क्यों नहीं, तुम्हारी दोस्त है तो मैं उसकी मदद जरूर करूंगा। रूपा को कहना अपने पिताजी को भेज दे, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। अंजलि अपनी दोस्त रूपा से यह बात कह देती है। अगले ही दिन रूपा के पिता अंजलि के पिता से मिलने जाते हैं। उन दोनों में कुछ देर बात हुई। फिर अंजलि के पिता ने रूपा के पिता को काम पर रख लिया और अब वो कहीं काम करने लगे। जितनी भी कागजी काम होते थे वह रूपा के पिता ही किया करते थे। अब तक अंजलि के पिता को रूपा के पिता पर बहुत भरोसा हो गया था और वो दोनों मिलजुल कर काम किया करते थे। कुछ महीने बीतने के बाद अंजलि के पिता को ऐसा महसूस हुआ कि हिसाब और कागजी कामों में कुछ गड़बड़ी चल रही है। इधर कुछ ज्यादा ही गड़बड़ी चल रही है, आखिर क्या करूं? कौन है जो यह कर रहा? रूपा के पिताजी सब संभालते हैं, मगर वह तो बहुत ईमानदार है, ऐसा कभी नहीं कर सकते। हाँ, तभी एक दिन अंजलि के पिता की नजर रूपा के पिता पर पड़ती है। वो उनकी तिजोरी के पास खड़े थे और तिजोरी खोलने की कोशिश कर रहे थे। उसी तिजोरी में सभी पैसे और महत्वपूर्ण कागज रखे जाते थे। अंजलि के पिता सोचते हैं, अच्छा, इसका मतलब मैंने इन्हें काम दिया और ये मेरे साथ ही धोखा करने का सोच रहे। अरे, ये आप क्या कर रहे हैं? मैंने सब देख लिया है, निकल जाइए यहाँ से और कभी लौटकर यहाँ आने की जरूरत नहीं। अंजलि के पिता ने रूपा के पिता की चाल समझ ली और उसे काम से निकाल दिया। यह बात उन्होंने अंजलि को भी बता दी। यह सुन अंजलि को बहुत गुस्सा आ जाता है। वह रूपा के पास जाती है और कहती है, रूपा, तुम्हारे पिताजी ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मेरे पिताजी ने उन्हें काम दिया और उन्होंने मेरे पिताजी को ही धोखा देना चाहा। माफ करना, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊंगी। यह सब सुन रूपा बहुत दुखी हो गई। अंजलि के घर एक महिला आती है जो कि बहुत ज्ञानी थी और अलग अलग तरह की जादू करना भी जानती थी। अंजलि उनसे मिलने जाती है। बोलो बिटिया, क्या जानना चाहती हो? जी, मेरे पिताजी ने मेरी दोस्त के पिताजी को नौकरी दी, मगर उन्होंने मेरे ही पिताजी के साथ धोखा करना चाहा। मैं इसके पीछे की सच्चाई जानना चाहती हूँ, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया? वह महिला थोड़ी देर ध्यान करती है, फिर कहती है, अभी मैं कुछ नहीं बता पाऊंगी, मगर मैं तुम्हें ये जादुई पानी देती हूँ। तुम इस पानी को लेकर जाओ और अपनी दोस्त रूपा को भी साथ ले जाना। जंगल के पास एक नदी है, उसमें ही इस पानी को डाल देना, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। जी ठीक है, जैसा आप कहे। अंजलि वह जादुई पानी लेकर रूपा के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। उसके बाद दोनों जंगल के पास वाली नदी तक आती है।
उसके बाद उस जादुई पानी को उस नदी में डाल देती है और दोनों इंतजार करने लगते हैं। तभी अचानक चमकती हुई एक बड़ी सी रोशनी आती है और उस रोशनी से आवाज आती है, रूपा के पिता बिल्कुल निर्दोष है, उन्हें फंसाया गया है। कुछ लोगों को अंजलि के पिता और रूपा के पिता की नजदीकियों से बहुत समस्या हो रही थी, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। कौन है वो जिसने ऐसा किया? उस रोशनी में अंजलि और रूपा को सारी चीजें दिखने लगती है कि अंजलि के पिता के साथ काम करने वाले दो नौकरों ने सभी कागजों के साथ गड़बड़ी की। यह सब देख दोनों हैरान रह गई। आखिर हम यह चीज हमारे पिताजी को कैसे दिखा सकते हैं? जाओ बच्चों देखना, यही पास में दो घर बना होगा, एक चांदी का घर होगा और दूसरा सोने का घर। सोने के घर में तुम लोग सभी साथ रह सकते हो और सोने के घर से जो भी मांगोगे वो मिलेगा, और साथ ही चांदी के घर में जाने से सभी के बीच की गलतफहमी दूर हो जाएगी, उनके बीच जो भी समस्या है दूर हो जाएगी और उन्हें सच्चाई दिख पाएगी। उसके बाद उस चांदी के घर का क्या होगा? जैसे ही गलतफहमी दूर हो जाएगी, चांदी का घर खत्म हो जाएगा और आगे कभी भी कोई गलतफहमी हो तो तुम लोग उस चांदी के घर को वापस बुला सकती हो। यह सब सुन दोनों अपने अपने पिताजी को चांदी के घर में लेकर जाती है। वहां वह सच्चाई देखकर हैरान रह जाती है। उस दिन आप तिजोरी के पास क्या कर रहे थे और उसे खोलने की कोशिश क्यों कर रहे थे? अब मैं तो हाल ही में तैयार हुए कागजों को उनमें रखना चाह रहा था, इसलिए मैं तिजोरी खोल रहा था। सारी सच्चाई जानकर दोनों के बीच की गलतफहमी दूर हो जाती है और चांदी का घर गायब हो जाता है। फिर सभी मिलजुल कर सोने के घर में रहने लगते हैं। किसी गांव में बलराम और चेतन नाम के दो भाई रहा करते थे। उनके पिताजी का बहुत बड़ा सोने चांदी का दुकान था। बलराम बहुत जिम्मेदार था, वहीं चेतन सिर्फ मस्ती मजाक करने वाला लड़का था। जब इनके पिता बूढ़े हो गए तब उन्होंने सोचा कि वह अब इस दुकान को अपने बेटे के नाम कर दे, मगर उनका छोटा बेटा चेतन बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं था। इस वजह से उन्होंने वह दुकान बलराम के नाम कर दिया और फिर कुछ दिनों बाद ही उनकी मृत्यु हो गई। बलराम ने सारी दुकान की जिम्मेदारी अपने ऊपर उठा ली, मगर यह बात चेतन को बिल्कुल पसंद नहीं आई कि पिताजी ने बिना उससे पूछे दुकान बलराम के नाम कर दिया था। पिताजी ने ये अच्छा नहीं किया, उन्होंने दुकान भैया के नाम कर दिया। अब चेतन बात बात पर बलराम से लड़ाई किया करता था और उसके कामों में समस्या डाला करता था, यहाँ तक कि वह दुकान को भी नुकसान पहुँचा दिया करता था, जिस वजह से बलराम भी दुखी रहने लगा था। अब चेतन, तुम चाहते क्या हो? अगर तुम यह दुकान अपने नाम करवाना चाहते हो तो मैं खुशी खुशी करने को तैयार हूँ, मगर तुम इसकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी तो उठाने का वादा करो। अब पिताजी ने क्या सोचकर ये दुकान आपके नाम कर दिया है? क्या मेरी जिंदगी आपसे पैसे मांगने में ही गुजर जाएगी? मैं भी उनका बेटा हूँ, भला मैं क्यों नहीं चाहूँ कि ये दुकान मेरे नाम हो। ठीक है, तो आज से ये दुकान तुम्हारे नाम हो गई है, परंतु तुम इसे पूरे जिम्मेदारी के साथ चलाना। आप इस बात की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं बहुत अच्छे से दुकान चला सकता हूँ। चेतन दुकान मिल जाने के बाद बहुत ज्यादा ही खुश था, मगर दुकान को कैसे चलाना है, क्या करने से दुकान को मुनाफा होगा, इन सभी बातों को उसे कोई भी अंदाजा ही नहीं था। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में दुकान की बहुत बुरी स्थिति हो गई। ऐसा ही चलता रहा तो पिताजी की इतनी मुश्किल से बनाई हुई दुकान मिट्टी में मिल जाएगी। मगर चेतन को इन सभी बातों का कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। दिन प्रतिदिन दुकान को घाटे में डाले जा रहा था। बलराम के समझाने पर भी चेतन ने उसे यह कहकर निकाल दिया कि अब यह दुकान उसका है, वह जैसे चाहे वैसे उस दुकान को चलाएगा। बलराम को चेतन की यह सारी बातें सुनकर बहुत बुरा लगा और वह वहाँ से चला गया। बलराम नदी किनारे बैठकर अपने पिताजी के बारे में सोचकर रोए जा रहा था। तभी अचानक से उसे एक सोने का सिक्का दिखता है। अरे यहाँ पर किसका सोने का सिक्का फेंका पड़ा है? तभी उस सोने के सिक्के से उसके पिताजी की आवाज आती है।
अब बलराम, मैं जानता हूँ तुम हमारे दुकान को लेकर बहुत चिंतित हो, मगर तुम परेशान मत हो। इस सिक्के को तुम किसी खाली जगह पर रोप देना, उससे एक पेड़ निकलेगा। वह पेड़ तुम्हें सोने और चांदी के सिक्के देगा। उससे तुम अपनी एक दुकान खोलो और उससे मेरा नाम रोशन करो और खूब तरक्की करो, खूब तरक्की करो। यह सब सुन बलराम हैरान रह गया, मगर फिर उसने वैसा ही किया जैसे उसके पिताजी ने बताया था। अगले ही दिन वह सिक्का एक पेड़ में बदल गया। बलराम उस पेड़ के पास जाता है। पिताजी, मुझे अभी 50 सोने के सिक्के चाहिए, क्योंकि उससे ही मैं एक दुकान खोल पाऊंगा। इतना कहते ही वह चमचमाते हुए 50 सोने के सिक्के आ गए। बलराम उन्हें बेचकर सबसे पहले एक सुंदर सा दुकान खरीदता है और अब धीरे धीरे बलराम की दुकान बहुत तरक्की करने लगी थी। वो पेड़ के पास जाता और उसे जब सोने चाहिए थे तो वह सोने मांग लेता और जब चांदी चाहिए होती तो चांदी मांग लेता। मगर यह सब देख चेतन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बलराम अचानक से इतने पैसे कहाँ से लेकर आ गया है। पक्का पिताजी ने उसे कुछ पूंजी भी दी होगी, जिससे सहारे ये इतने पैसे कमा रहा है। भाई, चेतन बलराम के पास जाता है। भाई, आखिर ऐसा कौन सा खजाना तुम्हें मिल गया है जिसके सहारे तुम इतने अमीर हो गए हो? क्यों, पिताजी ने जो दुकान मुझे दी थी वो इससे काफी बड़ी और सफल दुकान थी। तुमने खुद ही तो उसे डुबा दिया और अब मेरी तरक्की तुमसे देखी नहीं जा रही है, तो तुम यहाँ आ गए हैं। चेतन को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है कि वह कितना लापरवाह है जो इतने बड़े दुकान को ऐसी स्थिति पर ले आया, और एक बलराम है जो छोटे से दुकान से इतना बड़ा दुकान बना लिया। चेतन को बहुत पछतावा हो रहा था, मगर सगाबाई होने की वजह से बलराम से चेतन की ऐसी हालत देखी भी नहीं जा रही थी। चेतन, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा और तुम्हारी भी दुकान बहुत अच्छे से चलने लगेगी। बलराम ने उस पेड़ के बारे में चेतन को बताया। धीरे धीरे चेतन की दुकान भी पहले जैसे ही अच्छे से चलने लगी। शुक्रिया भैया, शुक्रिया। आपकी वजह से पिताजी की इतनी मेहनत से बनाई हुई दुकान बच गई, वरना अगर मुझे आप ऐसी कोई पेड़ बता भी देते फिर भी मैं उसे सही तरीके से इस्तेमाल तो ना कर पाता। यह दुकान पिताजी ने आपको दिया था तो यह आप ही संभालिए, मैं आपकी नई वाली दुकान संभाल लूंगा। बलराम सब कुछ ठीक होता देख बहुत खुश हो गया और अब वह वापस पेड़ के पास जाता था। पिताजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब तो चेतन भी समझदार हो गया है। अब मुझे इस सोने चांदी के पेड़ की जरूरत नहीं, आप इसे ले जा सकते हैं। बेटा, मैं यही चाहता था, तुम दोनों भाई जिम्मेदार बन जाओ और खुशी खुशी एक साथ रहो। यह पेड़ यही रहेगा और कभी भविष्य में तुम्हें इसकी जरूरत हुई तो तुम इसे याद कर लेना। इतना कहकर आवाज बंद हो गई और अब दोनों भाई बहुत ही अच्छे से दोनों दुकान को संभालने लगे थे।